तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए आज लेकर आए हैं 2016 का क्वेश्चन। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, उससे मिला सकते हैं। आप देखिए 2016 में कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो 2016 का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यह 2016 का क्वेश्चन है और फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग के सामने है। देखिए सबसे पहले उस समय क्या देखता था, कहता था कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 28, पहले 2016 में जब एग्जाम होता था तो हुआ था, तो उस समय 1 से 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। अब पैटर्न चेंज हो गया क्या? इसमें से आपको एक सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्र में चिन्हित करना है, OMR शीट में भरना है। ठीक है, यानी 28 क्वेश्चन दिया था, 28 का 28 बनाना था, एक एक ऑप्शन था, OMR शीट मिलता था। तो देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया है और बेहतर से बेहतर रूप में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है पी जो है आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुवी तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो उस पर लगने वाले टर्क होगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का मतलब एक माइनस और एक क्या है, प्लस है। इसका मान ई है और इसकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पी है। तो आप लोग पढ़े होंगे टर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा एक्चुअली यह वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आप पढ़े हैं ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। क्या, तो उसी तरह यहाँ पे पी ई साइन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, वेक्टर पी क्रॉस ई। तो आप मिला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पी डॉट ई, गलत हो जाएगा, पी ई पी बटा ई। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन देखिए पी क्रॉस ई जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में, आप लोग के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी। कितनी धारिता होगी? यहाँ पर फिगर दिया है, यहाँ पे जो है यह ए है और यहाँ क्या है, बी है। इसमें तुल्य धारिता, तो आप पढ़े होंगे कि अगर यह क्या है, सीरीज में है, यह क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं? अगर सी निकालना तो सी बराबर होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो अगर हम इसको जोड़े 6 व 6 को, तो ये आ जाएगा कितना, 6 का एलसीएम 6 और 1 1 2, तो 2/6 का मतलब 1/3 का मतलब हमारा सी जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब इस दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको, तो यह हो जाएगा 1, जिसका कैपेसिटर हो जाएगा 3 माइक्रो फैराड। फिर इसके बाद नीचे है कितना, 6। तो एक बात बताइए, यह किस क्रम में अब हो गया, यह और यह दोनों जो है पैरेलल में हो गया। दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पैरेलल है तो डायरेक्ट जोड़ेंगे C बराबर C1 प्लस C2। क्या, तो C बराबर C1 यानी 3 और 6, 6 और 3 9, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यानी 9 माइक्रो फैराड इसका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा ए और बी का। इसको पहले हम जोड़ेंगे, सीरीज में है तो सीरीज में 1/C1 1/6 1/6, तो ये हो जाएगा 2/6 का मतलब 1/3 3 हो जाएगा। क्या, और 3, फिर यह 3 और यह 6, 6 और 3 मिलके कितना हो गया हमारा, तो 6 और 3 9, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो 9 जो है, पहला है 6 18 माइक्रोफैराड 9 माइक्रोफैराड, यही ऑप्शन हो जाएगा, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए यह खूबसूरत सा रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में शक्ति होती है। विद्युत परिपथ में शक्ति क्या होती है? तो देखिए जो पावर का सूत्र होता है, एक होता है VI। पावर का सूत्र क्या होता है, एक होता है VI, एक होता है I²R और एक होता है P बराबर V²/R। क्या, एक I²R एक V²R, सॉरी V²/R। तो आप देखिएगा VR है, नहीं होगा, V²R। तो I² होता तो होता, यहाँ देखना V²RI, यह नहीं होगा, I² R होता है।
देखिए भी स्क्वायर बटा आर, और यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, भी स्क्वायर बटा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है तो निकाल सकते हैं। जैसे आप पढ़ें एफ बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। ये फोर्स होता है जो लॉरेंज फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। चलिए साइन थीटा हटाइए, डायमेंशन लेस है, बी को रोकना है, इसको और इसको इधर लाता है, तो एफ बाई क्यू भी बराबर क्या हो जाएगा बी। एफ का बीमा हम क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू, और आवेश का होता है ए टी या आई टी, और वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन। क्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल से एक एल गया, टी से एगो प्लस में एगो माइनस में गया, ए ऊपर जाएगा, चाहे आई इसको बोल सकते हैं। तो एक बचा एम, एक बचा हमारा टी दो गो है, तो टी टू माइनस में और ए माइनस वन, तो एम एल टी, एम एल नहीं है एल जीरो है, तो देखिए एम वन एल जीरो ठीक है, टी दो है और आई वन, आई माइनस वन, आई क्या हो जाएगा माइनस वन। तो आप देख सकते हैं एम माइनस वन है, नहीं होगा, एम एल जीरो चाहिए हमको, नहीं है, एम एल यहाँ माइनस शायद छूट गया होगा, यानी यहाँ हो जाएगा एम वन एल जीरो टी माइनस टू और हमारा आई माइनस वन, यानी आई माइनस वन होगा। ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी हम इसको सजा के भी ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम और एम हमारा टी, टी कितना टी टू है तो टी माइनस टू और आई माइनस वन, और एल जीरो है तो एल जीरो लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। लेंज का नियम संबंधित है। देखिए लेंज लॉ क्या कहता है कि जो विद्युत धारा के सभी अवस्थाओं में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। तो लेंज का लॉ जो है ना, लेंज का नियम, वह हमको क्या देता, आवेश से नहीं है, द्रव्यमान से भी नहीं है, संवेग संरक्षण नहीं है, ऊर्जा से है, क्योंकि वह एनर्जी को बताता है कि जिस कारण से वह उत्पन्न होती है उसका अगेंस्ट करती है। क्या, यानी हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। देखिए एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, देखिए एल आर परिपथ जब हम लेते हैं, यह रहा एल और यह रहा आर, तो एल आर ई परिपथ हो गया। इसकी जो पावर होती है, देखिए पावर जब भी परिपथ का निकालते हैं तो आर बाई कॉस थीटा लिखते हैं। क्या, आर बाई कॉस थीटा। तो हम जब आर बाई कॉस थीटा का मान निकालें, देखना इसमें अगर इसकी आर की बात करें तो ये हो जाएगा ओमेगा एल, मतलब इसको हम एक्सएल बोलते हैं, और आर का जो हो जाएगा वो आर ए होगा। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अगर हम इसकी रिजल्टेंट निकालते हैं, मान लेते हैं यह एल का मतलब ओमेगा एल है और यह आर है रेसिस्टेंस, तो रिजल्ट हाई होगा। ये कितना होगा तो ये निकालना होगा, तो हम रूट अंडर क्या निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मतलब एक आर इधर है रेसिस्टेंस, इसका एगो रेसिस्टेंस ओमेगा एल इधर, तो रिजल्टेंट ही होगा। तो हमको क्या चाहिए, आर बाई कॉस थीटा, मतलब हमको हाई वैल्यू दे दिया, कॉस थीटा ही है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यानी ऑप्शन हमारा जो है बी की ओर जाता हुआ, आर ओमेगा एल तो नहीं है होगा, आर इंटू यह नहीं होगा, आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा एल बटा आर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो लटकते हुए चुंबकीय सुई की आवर्तकाल होगा। अब देखिए आवर्तकाल क्या होता है, T इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर
1/mb, mb बड़ा m लिख लीजिए mb। अब देखिए मान लीजिए इस शुरू में यह आवर्तकाल है, जब हम इसकी तीव्रता को मतलब मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना कर दिए तो डी टी डैश बराबर क्या हो जाएगा 2π√1 कितना m। अब b का मान 4 गुना तो 4b लिख देते हैं। अगर इसका हम रेशियो करें तो क्या आएगा t/t डैश बराबर 2π√1/mb बटा 2π√1/m4b। ठीक है, यह कटेगा, 4 का हमारा रूट में 1/2 हो जाएगा, यानी t/t डैश बराबर ऊपर तो हम ऐसे लिख सकते हैं √1/mb बटा इसको लिख सकते हैं 1/2 √1/mb। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, थर्ड स्टेप पर है तो 2 ऊपर चल जाएगा, यानी t/t डैश इजकल टू 2, तो 2 इधर आ जाएगा तो t/2 इजकल टू t डैश, यानी हमारा जो हो जाएगा t डैश वह पहले से आवर्तकाल का आधा हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होगा। देखिए जो खगोलीय दूरबीन होता है उसमें सबसे पहले बड़ा लेंस होता है, उसके बाद छोटी लेंस होती है, उसके बाद क्या होती है छोटी लेंस होती है। ठीक है, और इसकी जो बनावट होती है मतलब यह इनफाइनाइट से लाइट आ रहा है, उसका इमेज अपने फोकस पर ही बनाएगा, और इमेज जब बनाएगा फिर इस इमेज को यह इधर ही बनाता है ताकि आई पीस जो है इसको इधर देख सके। तो यह काल्पनिक बनाती है और काल्पनिक सीधा होता है, लेकिन यहाँ पे यह उलट के बनाया है उल्टा, तो यह जैसा है वैसा ही बनाएगा, मतलब उल्टा ही बनाएगा। ध्यान देना, इस सीधा यह बनाया उल्टा, यह बनाया ऑब्जेक्टिव लेंस, यह बनाया उल्टा, और उस उल्टा को यह वैसे ही बना देगा, मतलब यह उल्टा ही होगा, तो काल्पनिक होगा और उल्टा होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, वाह। अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा भी विक्षेपित होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो है विक्षेपित होती है। और अब बीटा भी और गामा नहीं होती है, गामा जो होती है विक्षेपित नहीं होती है, गामा किरण जो होती है विक्षेपित नहीं होती। तो बीटा किरणें विक्षेपित होगी चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। क्या क्या केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं, केवल विद्युतीय क्षेत्र नहीं, दोनों में होती है। इसमें भी होती है, इसमें भी होती है क्या, लेकिन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉर गेट के लिए बुलियन है। अब देखिए नॉर गेट और गेट इस सब की अगर बात करें, गेट की बात करें तो और गेट जो होता है उसका सिंबल होता है एगो औरी, मतलब ए प्लस बी। नॉट गेट का सिंबल होता है ए पर बार। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो होता है ए डॉट बी, ए एंड बी। अभी देखिए और गेट मतलब इस गेट और इस गेट को मिला दें तो हमारा नॉर गेट बन जाता है, और नॉर गेट एंड गेट को मिला दे तो एंड का ए एन डी और नॉट का एन लगा दो, नंद गेट। तो और गेट है यह और यह, मतलब ए प्लस बी पर बार। नंद गेट है ये दोनों, तो ये क्या लिखेंगे ए डॉट बी पर बार। ऐसे यहाँ बार लगा लीजिए, यहाँ बार लगा ले। अब कह रहे हैं नॉर गेट, नॉर का मतलब और ए प्लस बी और नॉट, तो और नॉर गेट का ए प्लस बी पर बार। ऑप्शन ए प्लस बी पर बार जहां भी होगा आप वहां लगा लें। हम यहाँ बार लगा दिए तो आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ भी आप बार लगा सकते हैं, तो यह ऑप्शन वहां मिस हो गया होगा टाइपिंग में, आप देख सकते हैं यह ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट रहा, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है,
कई बार एग्जाम में पूछ दिया है। 64 बूंद वाले, सबके दिमाग में भी रहता है 64 बूंद वाला क्वेश्चन जो है क्या। तो देखिए 64 बूंद वाला हम लोग ऐसे चुटकी में उड़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा 64 बूंद जो है गोले का बूंद है, ऐसे ऐसे 64 जो है बूंद है। इसको मिला के क्या किया जाता है, एक बड़ा कैपेसिटर बनाया जाता है। ठीक है, 5 पिकोफैराड माइक्रोफैराड 5 माइक्रो 64 बूंद जिसमेम प्रत्येक की धारिता क्या है 5 माइक्रोफैराड मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाई जाती है। और 164 क्या लिखा धारिता क्या होगी सुनिए। तो उसकी धारिता क्या, बड़े बूंद की धारिता पूछा जा रहा है। क्या बड़े बूंद की धारिता, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तब देखिए सुनिए बड़ा बूंद का धारिता क्या होगा। तो अब पहले इसकी हम टोटल देखिए, धारिता जो होता है C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब R पर डिपेंड है। बता इन सबको मिला देंगे तो जो बड़ा वाला बनेगा उसका R क्या होगा। इस छोटे से मान ली छोटा का R है छोटा R, तो ऐसे 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 टोटल को मिला दिए तो इसकी जो कैपेसिटर मतलब सॉरी इसकी जो धारिता मतलब पूरा मिलाने पर, जैसे मान लीजिए हम 1 लीटर पानी इसमें डाले तो यहाँ ले आया 2 लीटर, यहाँ 3 लीटर, ऐसे हम पूरा डाल देंगे तो इसकी धारिता क्या होगी, मतलब इसकी कैपेसिटेंस इसकी अटने की क्षमता क्या होगी। ये पूरे गलाकर बूंद को मिला दिया जाए तो बड़ा बनेगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा। अच्छा एगो का आयतन कितना होगा। अब देखिए सबको मिलाएंगे तो जितना आयतन इस टोटल को मिलाने पर होगा ये इसका भी वही होगा। तो टोटल एगो का धारिता होगा 4/3 पाई R क्यू। ऐसा ऐसा 64 गो है तो टोटल का क्या होगा 64 से गुना कर दीजिए। टोटल का धारिता जितना जितना धारिता होगा मतलब आयतन होगा, जितनी आयतन होगी इसका भी आयतन सेम होगा। यानी हम क्या कह रहे हैं 64 गुने 4/3 पाई R क्यू। ये जितना आयतन होगा बड़ा वाला का भी आयतन, बड़ा वाला का आयतन भी 4/3 पाई बड़का R का क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। यह वाला आयतन इस बड़ा वाला के आयतन, क्योंकि सबको मिलाएंगे तो इतने ही के बराबर होगा आयतन, सारा बूंद पानी का मिला देंगे। तो अब देखिए 4/3 से पाई कट गया, इसको लिख सकते हैं आप 4R का होल क्यू, यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64 क्यू, यह है R क्यू। क्यू से क्यू काट सकते हैं, ये बच गया क्या R जो है 4R बराबर बड़ा R है। अब देखिए जो बड़ा R होगा वो छोटका से 4 गुना ज़्यादा होगा। तो अगर हम आयतन धारिता की बात करें तो C बराबर क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होगा टोटल का धारिता। इस R की जगह यहाँ पर थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए सुनिए, अगर हम छोटका की धारिता निकाले तो आप लिखिएगा छोटा वाला का धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसका मान कितना है 5 माइक्रोफैराड। बड़ा वाला का लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़का R, और बड़ा R का मान हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा R की जगह 4R लिख सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं बड़ा R किसके बराबर है। अब इसका मान क्या होगा, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ई मिल के तो होगा 5 गुने 4, तो देखिए इसका मान है 5 पहले से दिया है दे, और 4 तो 4, तो कितना हो जाएगा 20, यानी टोटल का मान हो गया 20। अब देखिए 20 जो ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जो 20 ऑप्शन है मतलब आप देख सकते हैं 20 माइक्रोफैराड, डी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, सब कोई जानते हैं शून्य होता है क्या, ऐसे किरचॉफ साहब का ये देन है क्या, विद्युत परिपथ में किसी सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या आने वाले जाने वाले धारा का मान जो होता है बीजगणितीय योग योग जो होता है, आने वाले जितना होते हैं उतना ही जाने वाले होते हैं।
इनपुट आउटपुट करंट बराबर विद्युत वाहक बल की बीमा होगी। अब देखिए विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ बोलते हैं, विद्युत वाहक बल ऐसे एक तरह का ही वोल्टेज ही है। किसे कहते हैं कि जो है पर यूनिट चार्ज को लाने में, विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य हो का मतलब W/Q। तो इसकी अगर डायमेंशन निकाले, ये वर्क है तो बीमा हो जाएगा M1L2T-2 और आवेश का होता है IT या AT। अब देखिए इसको हम ऊपर भेजे तो हम लिख सकते हैं M1 L तो दुए गो है, ठीक है, T ये जाएगा तो एक और हो जाएगा T-3 I-1। तो M1L2T-3 M1L2T I नहीं है तो काट दीजिए, M1L2T2 है हटा दीजिए, हटा M1L2T-3 I- D ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए एम्पियर घंटा मात्रक है। देखिए एम्पियर घंटा की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। टाइम को इधर ला ले तो ये हो जाएगा I/T बराबर Q। तो एम्पियर है क्या है, टाइम, घंटा, एम्पियर घंटा क्या हो गया, तो आवेश का क्या हो गया, आवेश का मात्रक है, आवेश का। बी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिघात का मात्रक है। देखिए प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, प्रतिरोध हो, इस सभी का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। ऐसे प्रतिबाधा एक्सएल एक्सी आप लोग पढ़े होंगे, वहां मिलेगा। तो अभी प्रतिघात प्रतिबाधा समझिए, ऐसे परिपथ का क्वेश्चन है, एसीडीसी का क्वेश्चन है, ओम होता है। तो प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, प्रतिरोध हो, सबका क्या होगा, ओम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। जब भी स्लैब में प्रवेश करेगी हवा से तो घटेगा ही, बात ध्यान देना। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, मीडियम जितना डेंसर होगा उतना उसकी तरंगदैर्घ्य कम होते जाएगी। क्या यहाँ अगर कह दे आपको हीरा से स्लैब में जा रही है, ग्लास स्लैब में, तो वहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन वायु से अगर जा रही है तो यह क्या होगा, घटेगा। क्या, तो ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बढ़ती है नहीं कहेंगे, अपरिवर्तित नहीं कहेंगे, आंकड़ा पूर्ण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 17 नंबर यह क्वेश्चन रहा है कि जब किसी एम्पियर मीटर को संट किया जाता है, संट का मतलब संट एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी प्रतिरोध बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो जब हम ऐसा जोड़ते हैं ना तो उसकी प्रतिरोध उसमें धारा का मान बढ़ जाता है, तो उसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ जाती है। जब माप सीमा क्या हो, ऐसे संट करने का यही उपाय है कि करंट की जो प्योरिटी है, जो डिवाइस की प्योरिटी, करंट की नहीं, डिवाइस की प्योरिटी जो है वो बढ़े, मतलब शुद्ध से शुद्ध नापे। क्या, तो वही है ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या होगा, घटेगी तो नहीं है, स्थिर रहेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ए जो हो जाएगा बढ़ेगी, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 18 नंबर हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। ऐसे स्वप्रेरकत्व बोलते किसको है कि जब किसी परिपथ में, परिनालिका में धारा के मान को लगातार हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं रियोस्टेट के माध्यम से, तो इस धारा अगर बह रहा है तो इस धारा के विपरीत एक धारा बहता है जिसको हम स्वप्रेरण कहते हैं। और उसकी स्वप्रेरण को मापने के लिए एक हेनरी साहब थे, उन्होंने इसको मेजर किया, हेनरी। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम तो आप जानते हैं आवेश का होता है, बोल्ट आप भी जानबे करते हैं, पोटेंशियल का, ओम हो गया रेसिस्टेंस का, तो हेनरी आप ऐसे भी चॉइस कर सकते हैं क्या कि एक कूलम तो हमारा क्या है, आवेश का है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माद RMS वैल्यू, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मापता है। तप्त तार यंत्र जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है, उच्च मान, ऐसा नहीं है, औसत मान, वर्ग माध्य, वर्ग औसत, वर्ग धारा,
मतलब RMS, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक, वर्ग माध्य मूल मान, क्या वर्ग माध्य मूल मान हम मापते हैं। यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखने में गलती किया है, यहाँ लिखना चाहिए उसको वर्ग माध्य मूल मान, मूल मान। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि किसी ऊंचाई स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे कॉइल होते हैं उसमें क्या रिलेशन है, लपेटे जाते हैं। देखिए स्टेप ऑफ जो ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफार्मर हम देखते हैं ऐसे इसमें परतदार क्रोड होते हैं, तो स्टेप ऑफ में क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज हाई होता है और यहाँ पर वोल्टेज लो, मतलब लो वोल्ट को यह हाई में ट्रांसफर करता है। तो हाई में कब ट्रांसफर करेगा, जब यहाँ फेरों की संख्या ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ कॉइल यहाँ N1 और इसको N2, तो N2 क्या होगा, बड़ा होगा और N1 क्या होगा, छोटा होगा। यानी ऑप्शन हमारा ए तो नहीं जाता है, N1 बराबर नहीं होंगे, 0 ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन बी की ओर हम जाएंगे, N2 बड़ा होगा N1 से, ऑप्शन बी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो सभी कोई जानते हैं, जैसे जब ऑर्बिटल एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की जो कक्षा की एनर्जी होती है क्या इसकी, तो पहली ऑर्बिट की 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट माइनस दूसरा का क्या होगा, तो वहीं आपको 5 इससे और कम, यानी इससे सॉरी लास्ट वाला का हमारा 0.85 इलेक्ट्रिक वोल्ट माइनस में क्या, तो 6 इसके बाद 6.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ऐसे वोल्ट होते हैं, माने ऑर्बिट की एनर्जी गैप होती है। अब बताइए इलेक्ट्रिक वोल्ट क्या कर रहे हैं, एनर्जी नाप रहे हैं क्या, तो आवेश नापते हैं, विभवांतर धारा नहीं, ऊर्जा, क्या ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा नापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है क्या। डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या, डायनेमो क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऐसे धारा का उष्मीय प्रभाव नहीं, उष्मा तो वहां से है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है क्या, प्रेरित चुंबक, प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर, डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक। देखिए इसको समझाने के लिए एक छोटा सा आप लोग को ट्रिक दिए हैं, ऐसे देख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, मतलब करंट और एरिया का प्रोडक्ट है। तब करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर है स्क्वायर, तो इसका एसआई यूनिट ऐसे ही बता सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऐसे एसआई यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेयर ए इज द एम्पियर और एम इज द लेंथ और एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का, तो वह है एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, प्रकाश का, प्रकाशिकी का, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो एक यंत्र होता है, एक्चुअली यह दो मीडियम से मिलकर बना होता है, सघन और विरल, ऐसा होता है ऑप्टिकल फाइबर। जैसे देखिएगा अब इन जियो को जो है ना, ऑप्टिकल फाइबर मतलब 4G 5G जो है, 4G ऑप्टिकल फाइबर के लिए वह आपको जो है सरकार से आग्रह किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन पर, अपवर्तन पर, वर्ण विक्षेपण नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है क्या। तो ऑप्टिकल फाइबर ऐसे हर एक जगह यूज, हम लोग भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम 2 3 4 10 सिस्टम को एक साथ जोड़ते हैं। ऐसे चिकित्सा क्षेत्रों में भी जो है आपको इसका इस्तेमाल होता है क्या। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन होगी। एक बात देखिए, जब नली की लंबाई हम बढ़ाएंगे ना, जैसे माइक्रोस्कोप में सबसे पहले छोटा लेंस होता है,
फिर क्या होता है, बड़ा लेंस होता है। ठीक है, अब इसकी नली की लंबाई, जैसे मान लीजिए यह लाइट को लाके यहाँ काटा, इमेज यहाँ बनाया, और अगर यह इमेज अब इसके पास में है तो जितना पास में होगा यह उतना ज़्यादा बेंड करके इसका मैग्नीफाइंग करेगा। लेकिन यह दूर, जैसे ना होता है कि हम लेंस से जितना दूर ऑब्जेक्ट को रखते हैं इमेज उतना छोटा बनाता है, जितना पास लाते हैं तो नली की लंबाई जब कम होगी तो ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो आवर्धन घटेगा। तो ये कह रहा है माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दें, तो इसको बढ़ाएंगे तो आवर्धन घटेगा, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी घटेगा, क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। वाई तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाला, लैम्डा तरंग दैर्ध्य जो है इसके लिए तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो आप पढ़े होंगे ऊर्जा के लिए hc बाई लैम्डा, hc बाई क्या होता है, लैम्डा, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यह रहा कि निम्नलिखित में 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए, 27 नंबर निम्नलिखित में किसे महत्तम वेधन क्षमता होती है। अब देखिए पेटेंटिंग पावर किसकी ज़्यादा है, सुनिए, निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता है, तो वेधन मतलब छेदना। एक्स रे और गामा रे हमारे लिए बहुत खतरनाक रे हैं। कैथोड हटाइए, कैथोड किरणें, और ये अल्फा शायद किरण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए अगर हमको यह नहीं दिया होता गामा तो हम एक्स किरण लगाते, लेकिन गामा दे दिया है तो इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, गामा के साथ जाएंगे। गामा किरण ऐसे उदासीन होता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। गामा किरण जो होगा इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस 2016 का क्वेश्चन है। जितने लोग देख रहे हैं इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है नेक्स्ट ईयर का आपका जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक साल का क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आप लोग को। 2009 से लेके 2023 तक एग्ज़ाम जो हुए हैं 12 के बोर्ड एग्ज़ाम, उसकी क्वेश्चन आपको मिलेगा एक एक करके। आप सर्च कीजिए ओरिजिन ऑफ फिजिक्स, आप उसमें आपको सारे साल सभी ईयर का क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। तो देखिए पी टाइप में क्या होते हैं, पी टाइप में होल होता है। पी टाइप क्या होता है, पी टाइप में क्या होते हैं, होल होते हैं। ऐसे पी टाइप और एन टाइप की बात अगर हम करें, एन टाइप और पी टाइप, तो आप गलत थोड़ा सा चेंज करके पढ़ना। मतलब पी माने 5 होता है तो 3, और एन का मतलब अब कह देना 5। आप लोग पढ़े होंगे 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले और 3। तो इसमें इसमें जो हम अपद्रव को मिलाते हैं उसकी आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और इसमें 5। तो 3 अगर पी में है जर्मेनियम और सिलिकॉन में, तो इसको आपको चाहिए कितना, 4 चाहिए। तो 4 चाहिए तो 3 को फुल फिल कर देता है, और क्या होता है एक में बच जाता है। तो ये एक क्या हो जाता है, होल हो जाता है। एक क्या हो जाता है, होल हो जाता है। लेकिन 5 वाला के साथ जब हम जोड़ते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त पाया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और इसमें होल पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे होल होते हैं मुख्य धारा वाहक। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद। आप लोग लाइक जरूर करें, और हर एक साल का क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।